हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 10। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपने 1 से लेकर के 9 पार्ट तक के सारे वीडियोस को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ साथ इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाते हैं जो कि एंड में, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बन रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगज़ेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। औरंगज़ेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी ताराबाई। ठीक है, ताराबाई करेक्ट हुआ। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये युद्ध था सालाहार का युद्ध। सालाहार का युद्ध, सालाहार का युद्ध हुआ कब था? फरवरी 1672 में। फरवरी 1672 में मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच इस युद्ध में जो कि शिवाजी ने मुगलों को हराया। और ये युद्ध हुआ कहाँ पे था? नासिक जिले के जो कि सालहेर किला जो है यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो सालाहार की युद्ध हुआ कब? 1672 में। शिवाजी के समय में सरनोबाद का पद संबंध था किससे? सरनोबाद का पद जो था वो किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन से। सैन्य प्रशासन से संबंधित था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1839 में। इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि 1857 के क्रांति के समय दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? तो असम के साथ ये संबंध रखते थे मनीराम दत्त, असम से। ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन? इस पुस्तक के लेखक है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन इनके समय में हुआ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है इनके समय की। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किसने किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके किसने संबोधित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो वो घिनौनी है? ये किसने विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पे करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ी था, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वह स्थान जहाँ उच्च वर्ग के जो लोग बसते थे उसको कहा जाता गढ़ी। ठीक है, गढ़ी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ अधिकतर किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? अधिकतर जो है वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो युवा वलित पर्वतों में। युवा वलित पर्वतों में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये कि अल नीनो की उपस्थिति से संबंधित है। अल नीनो की उपस्थिति से समुद्र की सतह का तापमान में वृद्धि होता है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है? कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है? लेटराइट। जो मृदा है लेटराइट मिट्टी, वो निक्षालन की प्रक्रिया से बनता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन से संबंधित कौन थे या फिर किसने स्टार्ट किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो स्टार्ट किया था अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफ़ार खान जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से माना जाता है। और इसी अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। वर्मा अलग हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो इसी अधिनियम का पड़ा है। होम रूल लीग की शुरुआत तिलक ने कब की थी? ध्यान रखिएगा, तिलक की पूछा जा रहा है। होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि होम रूल का उद्देश्य क्या होता है? तो भारत के लिए स्वशासन होता है। भारत के लिए स्वशासन। ध्यान रखिएगा। बच्चा खान के नाम से किसको जानते हैं? बच्चा खान के नाम से किसको जाना था? खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान। और ये पहले जो कि विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। ठीक है, 1987 में। मैन ऑफ पीस के नाम से किसको जानते हैं? मैन ऑफ पीस। तो मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित है?
तो 1929 की बात है, जिसे हम लोग इरविन घोषणा के नाम से भी जानते हैं, इरविन घोषणा या फिर दीपावली घोषणा। तो ये उपनिवेश को दर्जा यानी उपनिवेश दर्जा दिलाने के संबंध में ये घोषणा की गई थी। तो ये आपको याद रखना, और सिंपल सी भाषा में आप ये याद रखिए कि जो दिवाली घोषणा है वो किससे संबंधित है, तो उपनिवेश दर्जा, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको इरविन घोषणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था या फिर आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता रहता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, लॉर्ड वेवेल का प्रस्ताव 1945 और माउंटबेटन योजना जो है वो 1947। 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं माउंटबेटन योजना को, ये ध्यान रखिएगा। चमेरा बांध का संबंध किस नदी से और किस राज्य से? तो चमेरा बांध रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश, रावी नदी पर। गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अगला है कि पटराटा उष्मीय शक्ति संयंत्र, पटराटा उष्मीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर? तो झारखंड में, झारखंड में, पटराटा झारखंड में। जारवा आदिवासी समूह का संबंध किस क्षेत्र से? जारवा आदिवासी समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुकी जनजाति मणिपुर। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध हो जाता है मेघालय के साथ, मेघालय। ठीक है। जो नोकरेक है वो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, गारो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए आगे जो प्रश्न है वो 2-3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या सबसे अधिक है? जो कि 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 972 प्रति 1000 पुरुष बच्चे हैं। और यही केंद्र शासित में अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार आता है सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला, 968, जहाँ पे सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश का है बाल लिंगानुपात, वहीं पे हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात। ठीक है। इसके बाद अगला है, किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो भाग 12 और अनुच्छेद 268 से 293, 268 से 293। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि केंद्रीय उच्च तिब्बती शैक्षिक जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। इससे पहले ऊपर में और प्रश्न था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में। और मैसूर में एक और है जो कि हमेशा पूछा जाता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। और ये जो मैसूर में आप देख रहे थे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसकी स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शैक्षिक संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है? तो भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है 2030 तक, 2030 तक। बाग्यो चक्रवात का संबंध किस देश से? तो फिलीपींस से। बाग्यो चक्रवात फिलीपींस से। और तैफू की बात करें तो तैफू का संबंध जापान के साथ। और विली विली तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि तालचेर जो कोयला क्षेत्र है वो किस घाटी में स्थित है? तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में, महानदी घाटी में। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र का संबंध हो जाता है दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी। और सिंगरेनी अगर बात करें, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, तो ये गोदावरी घाटी में स्थित है, गोदावरी घाटी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपखंड है? मोरीबंद डेल्टा जो है वो किस डेल्टा का उपखंड है? तो जो बंगाल डेल्टा है उसका है। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा जागीरदारी व्यवस्था के स्थान पर शुरू किया गया था, मनसबदारी। ठीक है। एक सैन्य व्यवस्था करने का एक प्रणाली था ये मनसबदारी। अगला है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो बिपिन चंद्रा के द्वारा, बिपिन चंद्रा के द्वारा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आज हमने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो इसके बाद अगला है कि आकस्मिकता निधि का संबंध किस अनुच्छेद से। तो संचित निधि 266 होता है और आकस्मिकता निधि 267। किसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सम्य विषय के साथ किया गया समझौता कहा था। मूल अधिकारों को किसने ऐसा कहा था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1931 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 1954 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा किससे ग्रहित किया गया? भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा कहाँ से ग्रहित किया गया? तो ये है आपका ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम से। ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम, जिसको कनाडाई अधिनियम भी कहते हैं। अगला है कि लोकसभा की बैठक के जो गठन के लिए कोरम कितना होना चाहिए, यानी लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी कि 55 सदस्य होने अनिवार्य है कोरम के लिए। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2008 में। 2008 में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। सरकारिया आयोग का गठन कब? 1983 में। ठीक है, 1983 में। अगला है कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य, यह कथन किसका है? भारत एक अर्ध संघीय राज्य, यह कथन किसका है? तो केसी वियर का है। केसी वियर का। ठीक है, केसी वियर। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, कारखाना में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 43 का फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में भी जानते हैं? किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में भी जानते हैं? तो यहाँ पे मर्डकेश्वर जो मंदिर है, महाराष्ट्र में पड़ता है मर्डकेश्वर मंदिर, इसको विदर्भ का खजुराहो के रूप में जानते हैं। मगदेचु विद्युत संयंत्र भारत के सहयोग से ये भूटान में स्थापित किया गया था, मगदेचु। तो ध्यान रखिएगा, भूटान में स्थित है। दुनिया का पहला 100% जैविक जो राज्य है वो कौन है? दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है सिक्किम। 2016 में ही घोषित किया गया था सिक्किम, ध्यान रखेंगे। किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया था। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहले दिया जाता था, लेकिन अब इसके स्थान जो है वो चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार जो है उसको दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इसके स्थान पर चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यानी कि याद रखने का सिंपल सा एक तरीका हम आपको बता देते हैं, छोटा सा तरीका। जैसे ताश जो है होता है, ताश खेलते खेलते वो उब गया, ताश खेलते खेलते वो उब गया। ताश के पत्ते आपने देखा ना, कार्ड्स, तो ताश खेलते खेलते वो उब गया, ताशकंद। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे। तो ताजिकिस्तान यानी ताज़ा दूध, ताज़ा दूध। और किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान याद रखिएगा बिस्किट, यानी कि किर्गिस्तान में किंग और बिस्किट यानी बिस्किट। तो किंग लोग बिस्किट, ये याद रखिएगा, किंग बिस्किट। चलिए, इसके बाद है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक अच्छा उदाहरण है? इम्फाल बेसिन किसका एक अच्छा उदाहरण है? सरोवरी मैदान का, सरोवरी मैदान का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेल की भूमि किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेल की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो सवाना क्षेत्र है उसको कहते हैं सवाना क्षेत्र को। जजाऊ का युद्ध कब हुआ? जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में, 12 जून 1707 में हुआ था। ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये उत्तराधिकारी का युद्ध था, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। अगला है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा? तारीख ए फिरोज शाही को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तुगलकनामा
तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा। भारतीय नौसेना अधिनियम कब मतलब पारित हुआ? भारतीय नौसेना अधिनियम 1957 में पारित हुआ था, 1957 में। किस वर्ष लेखा परीक्षक को अंकेक्षण और निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक से अलग कर दिया गया और केवल सरकारी खातों का लेख परीक्षक करने तक ही सीमित रखा गया? तो ये आपका 1976 में, 1976 में। तो देखिए यहाँ पे हमने करीब 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किया। अब चलिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो कि सभी कोर्स पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 50% से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये होली स्पेशल ऑफ़र चल रहा है 3 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक। तो अगर आपने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका। सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लिए जो प्राइस थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 169 में, और बिहार एसआई का प्री और मेंस का जो सभी स्टडी मटेरियल है वो आपको 199 में मिल रहा है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करके कोर्स में जा करके आप इन दोनों में से जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिलती है, तो जा करके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं थे? मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं थे। तो आगा खां थे, सलीमुल्लाह थे और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? होम रूल तो आपको बताया गया था कि तिलक ने स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में, और जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत में होम रूल स्टार्ट किया गया था इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए स्वशासन। तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे और लौह पुरुष जो कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रंटियर गांधी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? तो सहायक नीति को किसने स्टार्ट किया था? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो कौन थे? तो हैदराबाद के निज़ाम। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? अरुणा आसफ अली का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली सर्दियों की वर्षा कहाँ से धीरे धीरे कम हो जाती है? भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली सर्दियों की वर्षा कहाँ से धीरे धीरे कम हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी में ऊपरी हिस्से में ताज़ा पानी है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी बह रहा है? किस नदी में ऊपरी हिस्से में तो ताज़ा पानी है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी है? तो ये है लूनी नदी, लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला देखिए कि 1905 में सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही है। एक नया प्रांत गठित किया गया जिसे पूर्वी बंगाल और असम कहा गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी को ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एक और तो दोनों सही है, बी करेक्ट आंसर है। देखिए आगे बढ़ने से पहले अब तो छोटा सा रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको बताया गया था बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंका, सही है। 1930 की बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया था, गलत है। साइमन कमीशन 1927 में ही भारत आया था।
और ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन सही है, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30, 31 और 32 में। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि सही नहीं है। चलिए, इसके बाद अगला है कि 9 अगस्त 1925 का दिन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना के लिए जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 का जो दिन था वो इतिहास में फेमस है। काकोरी जो ट्रेन डकैती थी, जिसको काकोरी ट्रेन घटना के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला अगर आगे की बात करें तो अभी इसका नाम चेंज किया गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। चलिए, इसके बाद अगला है कि वैदिक भारत में किस नदी को बिपाशा कहा जाता था। भारत में किस नदी को बिपाशा कहते थे, तो व्यास नदी को बिपाशा कहते थे। व्यास नदी को बिपाशा कहते थे। भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंग द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंग द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था, तो चीन में। चीन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, चीन में। इसके बाद अगला है कि किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था, तो वो थे भद्रबाहु। भद्रबाहु। आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताइए कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, और भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी किसने, ये भी कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान देगा, इधर से बढ़ते हुए इधर की तरफ हमें जाना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सतपुड़ा देखने को मिलेगा। सतपुड़ा की पहाड़ी, उसके बाद महादेव और मैकाल, और लास्ट में हमें छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर करिए। और अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।